So students, you are welcome in the class of computer. Yesterday we have seen the basic components of the AI, which was the learning, or you can say the reasoning, adaptability, behavior, and all that things. So now we are going to understand the history of AI in detail. Yesterday I told you about the Turing test, in which अपने क्या होता है ट्यूरिंग टेस्ट में अपने क्या करते थे कि अगर if there are two rooms, in one room you will install a machine, in another room you will going to install, or you will going to put a man, or you can say an intelligent human beings, and then you will test the intellectuality of device and human beings simultaneously. Mark my point, simultaneously. Supposingly, if any given problem being done by that device and that human being as accurate that human being can do, so it will be referred as the Turing test. So who introduced the Turing test? Alan Turing in 1950. Now the question can come that who coined the term robotics? Then your answer will be Isaac Asimov. Now, the question can arise that who is considered as the father of artificial intelligence? Then your answer will be John McCarthy. Okay, so these are some basic terminology for which you are going to understand in this the whole chapter. So now we are going to start the 1964 history segment. So dissertation at MIT proves that computers can understand natural languages. डिसर्टेशन क्या होती है? एक छोटी रिसर्च रिपोर्ट होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक रिसर्च करते हैं और एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करते हैं. छोटी रिपोर्ट दैट मींस इट विल नॉट प्रोवाइड द डिटेल रिपोर्ट बट इट विल प्रोवाइड यू द की पॉइंट्स. तो एक डिसर्टेशन यानी कि एक स्मॉल रिसर्च की गई एमआईटी के अंदर, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, उसने यहाँ पर डिसर्टेशन किया और वहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला कि कंप्यूटर भी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेचुरल लैंग्वेज मीन्स whatever we are talking, whatever we are communicating to the device, it can understand it and it can process it also. So in 1965 Joseph Weizenbaum at MIT built ELIZA. Okay, तो MIT जो इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एलिजा नाम के रोबोटिक्स आप बोल सकते हो या एक इंटरैक्टिव डिवाइस को बिल्ड किया दैट कैरीज ऑन अ डायलॉग इन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में यानी हमारी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता था. 1969 में scientists at Stanford Research Institute developed Shaky, a robot equipped with locomotion, perception and problem solving. यानी कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शैकी नाम का रोबोट बनाया जो लोकोमोशन, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी फैसिलिटी जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उसको भी वो कर सकता था. ठीक है. In 1973, the Assembly Robotics Groups at एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी बिल्ट फ्रीडी. अब कौन सा रोबोट का बिल्ट हुआ? फ्रीडी नाम के रोबोट का. ठीक है. द फेमस स्कॉटिश रोबोट capable of using vision to locate and assemble models, यानी कि अब ये क्या कर सकता था? विजुअलाइज कर सकता था चीजों को. कौन? फ्रीडी. 1979, the first computer controlled autonomous vehicle Stanford cart was built. Now you can say that the progress between the devices. सबसे पहले हम रोबोटिक्स के अंदर ही आ रहे थे, अब हमने क्या किया? एक व्हीकल को भी डिजाइन किया, एक ऐसा व्हीकल जो क्या कर सकता था, एआई इनेबल्ड था और कंप्यूटर कंट्रोल्ड था. जैसे अगर हम बात करें टॉयज कार्स की, तो वो क्या होते हैं? रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं. वैसे एक ऑटोनोमस व्हीकल दैट मींस वी कैन कंट्रोल इट with the help of computer. Okay. In 1990, major advance in all areas of AI. देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस. मार्क माय पॉइंट. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड द डीप डेटा, और यू विल से द डेटा साइंटिस्ट अभी जो बहुत ज्यादा बज में है ना, तो ये जितने भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की हम बात करते हैं, ये AI की एक सब ब्रांच है. मार्क माय पॉइंट एंड मार्क द इनहेरिटेंस बिटवीन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस है, जिससे क्या इनहेरिट हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या चीजें इनहेरिट हो रही हैं अभी? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और बिग डेटा. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई भी कैंडिडेट इन तीन फील्ड्स को अच्छे से आप कह सकते हो प्रोफेशनल तरीके से सीख लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा साइंटिस्ट. व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ डेटा साइंटिस्ट? बिकॉज इट कैन डील विद द डेटा. Okay, so in 1997, the Deep Blue chess program beats
34 beats the then world chess champion Gary कास्पर। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है स्टूडेंट कि 1997 में एक चेस चैंपियनशिप हुई थी। उस टाइम के जो आप कह सकते हो द नंबर 1 चेस प्लेयर थे गैरी कास्पर। उस टाइम के जो चैंपियन थे आपके चेस चैंपियन गैरी कास्पर, उनको भी एक एआई इनेबल्ड चेस चैंपियनशिप में किसने हरा दिया था उसको, एक प्रोग्राम में। यानी कि एक डीप ब्लू चेस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट ने गैरी कास्पर्व को हरा देता है। यानी कि रोबोट नहीं कह सकते आपको, एक पूरा का पूरा एक गेम कह सकते हो, जिस गेम में गेम जीत गया और गैरी कास्पर्व जो नंबर 1 चेस प्लेयर था उस टाइम का वो हार गया। जैसे कि अभी आप लोग बोलते हैं कि करंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। तो ऑनलाइन लूडो में एक तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रियल टाइम यूजर्स के साथ खेल सकते हैं या दूसरा आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। तो कंप्यूटर के साथ जब हम लूडो खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एआई ही होता है। ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाया गया था, ऐसे कोड किया गया था, या आप कह सकते हो गेम कोड किया गया था, जिसके अंदर चेस प्लेयर जो था नंबर 1 चेस प्लेयर वो हार गया था, कंप्यूटर जीत गया था। ठीक है, तो 1997 की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये आज के एरा की बात नहीं है, ये 1997 की बात हो रही है। उस टाइम में एआई को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना वाज अ बिग डील। ओके, सो now comes to the 2000 interactive robots pets become commercially available. MIT displays Kismet, a robot with a face that expressions and emotions. ठीक है, तो MIT ने एक बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हो, MIT जो है हमेशा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करती रही है, और MIT ने किस्मत नाम का एक पेट बनाया जिसके साथ साथ वो क्या करता था, एक तो मूव कर सकता था एज वेल एज इट कैन आल्सो शो यू सम इमोशंस आल्सो, इट कैन एक्सप्रेस द इमोशंस। सो ये जो एक ब्रीफ या फिर आप कह सकते हो डिटेल्ड दोनों तरीके की है ये एक हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ अपना ये जितना भी था इंटरैक्टिवली मोड में आप कह लो, या फिर एआई किस तरीके से ग्रो की है। ठीक है, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहेगा इस चैप्टर में हमारे पास। अब हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज मिथ्स अबाउट एआई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी जितना भी एआई हमारे फील्ड में हो रहा है, इसके साथ ही कई मिथ्स भी हैं जो ग्रो कर रहे हैं साथ के साथ। मिथ बहुत सारे हैं, जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या एआई थ्रेटफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या एआई जो है वो हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी को थ्रेटफुल कर सकता है, क्या वो एक समय पर हमारे लिए खतरा बन सकता है इन द एवरी फील्ड। तो ये सब जो मिथ्स है, चलिए देखते हैं क्या वो एक मिथ है या वो रियल टाइम क्या कह सकते हैं कि एक चैलेंज हमारे सामने बन सकता है। तो मिथ्स अबाउट एआई क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, एआई इज नॉट जस्ट अबाउट रोबोट्स वर्किंग ऑन देयर ओन और मशीन्स दैट रिवोल्ट अगेंस्ट ह्यूमंस एज पोर्ट्रेड बाय मोस्ट साइंस फिक्शंस मूवीज। बिल्कुल, दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी हम एआई की बात करते हैं हमारे सामने केवल एक ही आप कह सकते हो डिवाइस आता है, वो है रोबोटिक्स। अगर हम केवल रोबोटिक्स को एआई मानेंगे देन इट विल बी नॉट जस्टिफिकेबल, है ना। रोबोटिक्स ही एआई नहीं है। एआई हमारे लिए तब थ्रेटफुल होगा जब हम हर जगह पर उसको रोबोटिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। If we are using the AI in the as a component of any device, then it will not be threatful. Mark my point, students. If you are installing AI program, if you are installing AI programming code chips in your devices, then it will not threat you. But if you are just want to copy a human model, okay, and then you are applying the AI constraints into them, then it may be threatful. I'm not saying that it will be threatful, but it may be threatful if you are applying the same model that what can a human being can achieve. Okay, so AI जो है वो रोबोटिक्स नहीं है, और ना ही जैसे कि अपने साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है कि आगे जाकर के जो रोबोट्स हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स को जो भी आप कह सकते हो डिजास्टर्स होंगे या नुकसान पहुंचा सकते हैं। So it is not going to be the end of humans as the primary task masters, यानी कि ये कभी नहीं कहता AI कि अगर हम AI को ज्यादा यूज करेंगे तो हम जो ह्यूमन बींग्स है जो एज अ प्राइमरी टास्क मास्टर्स है हमारे लिए थ्रेटफुल है। नो, इट विल नॉट बी थ्रेटफुल फॉर अस। And then AI is not about producing machines adept at mundane tasks such as cleaning, cooking and etc. That means कि एआई एक ऐसी मशीन है, ठीक है, एक ऐसी मशीन नहीं है जो कि हमारे कुकिंग क्लीनिंग जैसे जो मंडन यानी कि जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं उनको वो नहीं करने वाली है। ठीक है,
तो यानी कि ये बहुत ही सिंपली तरीके से बताया गया इस पैराग्राफ में कि एआई जो है अगर थ्रेटफुल हो सकती है तो वो हमारे कारणों से होगी अगर हम उसको इस तरीके से कोड करते हैं। अगर हम उसका यूटिलाइज जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, कन्वीनियंट मैनर में करते हैं और उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल मैनर में करते हैं, तो एआई हमारे लिए हमेशा से बेनिफिशियल ही रहने वाला है। ठीक है। So AI has far more varied application in almost every field of human activity. In fact, the foremost objective of AI technology is to supplement humans with AI-based tools that help in better performance, creation of new job prospectus, and all together creating a better world where humans and machines coexist. Mark my point, students. ये जो है वो humans के लिए supplement की तरह काम करेगा. Supplement, that means it will help you only, it will assist you only. It will not threat you, it will assist you, it will be as your supplement. ओके, सो एआई जो है वो एक बेटर वर्ल्ड के लिए क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो हमारी आगे की जो फ्यूचर स्किल्स जितने भी हैं वो हम कन्वीनियंट हो सके, इजी कर सके चीजों को। जितने भी हम प्रोसेस करते हैं जिसमें हमारा हार्ड वर्क लगता है, इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क वी आर नाउ फोकसिंग ऑन स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट वर्क कैन बी अचीव यूजिंग द एआई. So hopefully I'm clear to everyone. Please give your consent if I'm clear. So now our topic is that what contributes to AI. AI आखिर हमारे लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं यही बताता हूँ कि AI या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर नेटवर्किंग ये एक ऐसे फील्ड है जो आपको हर एक फील्ड में मिलेगा। जैसे कि artificial intelligence is a science and technology based on disciplines such as computer science. Computer science में तो ये use हो ही रहा है क्योंकि it is a subpart of computer science, as well as we are applying the AI in the field of biology. The mostly used field which is using the AI is biology. अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिफिशियल लिम्स भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इम्प्लांट किए जा रहे हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर आर्टिफिशियल लिम्स, किसकी हेल्प से? एआई की हेल्प से। ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर, फिलोसफीज के अंदर, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी एंड न्यूरल साइंस। न्यूरल साइंस क्या होता है? सेल सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना? तो नर्वस सिस्टम का सेल सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन साइंस बोलते हैं। तो न्यूरॉन साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, द every major field is having the AI. Okay, getting my point? So a major thrust of AI is in the development of computer function associated with the human intelligence. That means a major thrust, that means a major point of AI is that कि हम अपने क्या कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, सच एज रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीन क्वालिटीज अगर आप ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं कि ह्यूमन आर द इंटेलिजेंट. But if these three qualities can be inherited into the device, that means reasoning, learning, and problem solving, then we will consider that device as artificial intelligence. Out of these areas, one or multiple areas can contribute to build an intelligent system. So I hope that you are clear that what contributes to AI. Now we will understand the components of AI. So what are the components? Components are artificial neural networks, ANN, machine learning, deep learning, natural language processing, that means the NLP. This is very interesting topic, NLP, which we will cover later. So first we will understand the artificial neural network. As I have told you yesterday that neural network is a kind of network in which most cell nerves are systemized into a one particular network, है ना? इसके अंदर क्या होता है, सेल्स की जो नर्व्स होती हैं, अपने जो ह्यूमन बींग्स की जितने भी नर्व्स होती हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम यही होता है जहां पर नर्व्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और जैसे ही हम कुछ सेंस करते हैं उस बिहाफ पे वो नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करती है। इसी के बिहाफ पे साइंटिस्ट जो है, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है या एआई जो डेवलपर है, वो ये चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क बना सके विद द हेल्प ऑफ वायर्स, यानी कि जो भी अब उसको वो वायर के थ्रू इंटरेक्ट कर सके, खुद से डिसीजन ले सके और साथ के साथ ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। So an artificial neural network, that means ANN, is a computing system made up of a number of simple, highly interconnected, mark my point student, highly interconnected processing elements. इसमें आप चिप्स का भी यूज करेंगे, ठीक है, माइक्रोचिप्स का भी यूज करेंगे, इसमें आप वायर्स का भी यूज करेंगे, इसमें आप एम्बेडेड सिस्टम यानी कि इसमें आप प्रोग्रामिंग कोड का भी यूज करेंगे।
ठीक है, which process information by their dynamic state response to external inputs. Mark my points will dynamic state. Dynamic states का मतलब होता है एक ऐसे state जो change हो सकती है, that is not static, that is not fixed. Dynamic state का मतलब होता है जब चीजें बदलती रहे, ठीक है. The idea of ANNs is based on the belief that working of human brain by making the right connections can be imitate using silicon and wires as living neurons and dendrites. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि just a second student. So जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, यानी कि क्या होता है नेटवर्क सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए अपने अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं. उसी तरीके से अपने क्या चाह रहे हैं कि इमिटेट कर सके, ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट करने के लिए अपने ने क्या कॉन्सेप्ट लाए हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN. ANNs are composed of multiple nodes which imitate biological neurons of human brain. Now you will ask me, sir, what do you mean by imitate? Imitate का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी करना, उसे हम क्या बोलते हैं, इमिटेट. तो जो मल्टीपल नोड्स हैं उनको अगर अपने इमिटेट करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को इमिटेट करते हैं, देन वी आर कंसीडरिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. The neurons are connected by links and they interact with each other. जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, एक वायर दूसरे वायर से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है इसमें क्या करेंगे, सिलिकॉन चिप्स होंगी, वायर्स होंगे, कोडेड होंगे, ये आपस में क्या रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे और साथ के साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं. The nodes can take input data and perform simple operations on the data. The result of this operation is passed to other neurons. The output at each node is called its activation or node value. Now the question arises that कि node value और activation value क्या होती है. Activation value या फिर node value वो होती है कि जो हर एक node का output आएगा. Now you can ask me, sir, what is node? Node is a small device. Let me show you with the example. Supposingly, जैसे कि ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है और ये भी एक डिवाइस है, ठीक है. ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है वायर के थ्रू, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड. इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोड. यानी कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. तो इसे अपने क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं, ठीक है. तो नोड की वैल्यू क्या होती है, वो एक्टिवेट कब होगा नोड, जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है. Now, there is an added sense of deciding if a decision taken is right or not. यानी इसको एक इस तरीके से कोड किया जाता है कि अपने आप से बता सकता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है. ANNs catalog this feedback and learn to make better decision in future. यानी कि ये कैटलॉग को फीडबैक की तरफ से लेता है, यानी कि जो भी ANN ने, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए, जितने भी टास्क किए, उसको वो एज अ सीरीज क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, एज अ फीडबैक उसको स्टोर कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर व्हेनेवर इट रिक्वायर्स टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ सर्टेन टास्क और यू कैन से सिमिलर टास्क, देन इट कैन परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीडबैक. ओके. Now, ANNs are capable of learning by recognizing image, speech, patterns, and etc. You can see the speech recognition in the Alexa, or you can say the Google Assistant, and okay, and you can see the example of recognizing images in the Google Lens also. Google Lens में आप क्या करते हैं, if you are capturing any image and it will it be relatable to anything, then it will show you the output. ओके, अगर जैसे कि कई बार मिंत्रा जो ऐप है वो आपको इसका रिकॉग्नाइजिंग इमेज का ऑप्शन देती है, फिर आपके लेंस कार्ड जो ऑप्शन है, लेंस कार्ड का जो एक ऐप है, उसमें आप क्या करते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करते हो, AR में, यानी कि आपका फेस चेंज नहीं हो रहा, बट यू आर अप्लाइंग सम वर्चुअल थिंग ऑन यू. वो जो स्पेक्ट्रल्स होते हैं, यानी वो जो चश्मे होते हैं, जो गॉगल्स होते हैं, वो आप रियल में नहीं पहन रहे होते, बट वो आपके फेस पैटर्न को कैप्चर करके क्या करा रहा होता है, वो सजेस्ट कर रहा होता है कि हाँ ये जो गॉगल्स है आपके ऊपर अच्छे लगेंगे. तो वहां पर वो AR का यूज करता है, नॉट VR. वर्चुअल रियलिटी का यूज नहीं करता, वो किसका यूज करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी का. ऐसी अगर मैं बात करूं पैटर्न्स का, तो अगर जैसे कि अगर आपने शॉपिंग की होगी तो अमेजन पे जो भी आपने चीज देखी है, जो भी आपने चीज एक्सप्लोर की, उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो आपके पैटर्न को उसने मैच कर रही है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एज वेल एज द ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. जब भी न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, यानी हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, एन ANN कैन स्टोर इमेजेस ऑफ कार्स,
to identify a particular car, one node can compare the image and features of the car with the stored information. अपन ने क्या किया, एक डिवाइस में बहुत सारी इमेजेस जो है वो कार की स्टोर करा दी। अब अपने उस डिवाइस से पूछना चाह रहे हैं कि बता भैया ये कौन सी कार है। तो उसमें से जितने भी जो डिवाइस उसका एक नोड क्या करेगा, उस पिक्चर को उठा करके सभी से कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अगर वो कार उससे मैच करती है, देन इट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। So I hope that I am clear to for the artificial neural network, and I think it is sufficient for today. We will discuss the machine learning and deep learning and the data science concept tomorrow. So I hope that you have enjoyed this session. Now, take care. Bye bye.